नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो वितान पुस्तक है उसका पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। सिल्वर बेडिंग बहुत ही अच्छी कहानी है, लंबी कहानी है। यदि आप उसको न पढ़े हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो प्रश्नोत्तर आपको याद करने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, यशोधर बाबू ने बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन से ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक होने के बाद वो दिल्ली आ गए और किशनदा जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वो सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बढ़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किशनदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वो एक संयुक्त परिवार में आई जहां उन्हें सुखद अनुभव हुआ। उनकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। वे मातृ सुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती रहीं और बेटी के अंगू एक पाई पहात है। वे बेयों के किसी मामले में दल नहीं देता। इस प्रकार वो स्वयं को शीघ्र ही बदल लेती है। मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं रहती और धीरे धीरे वो बच्ची के कारण, अपनी बेटी के कारण उनमें बदलाव आने लगता है, इसलिए वो आधुनिक हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? सकती हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर होगा, जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में होता है। यशोधर ने किशनदा की जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, जो हुआ होगा अर्थात क्या हुआ होगा पता नहीं। इस वाक्य की अनेक छवियां बनती हैं। इसका अर्थ खुद कहानीकार ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ। दूसरा अर्थ यह है कि किशनदा अकेले रहे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो किसी ने उन्हें नहीं स्वीकारा। इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई। तीसरा अर्थ समाज की मानसिकता है। किशनदा जैसे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। वे सामाजिक नियमों के विरोध में रहे, फलता समाज ने ही उन्हें दरकिनार कर दिया। ये रहा जो हुआ होगा अर्थ। तीसरा प्रश्न है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? देखिए, पूरी कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जब कुछ अनुचित लगता है, उन्हें कई कमियां नजर आती है, वे नए के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। यह वाक्यांश उनके संतुलन और अज विविध तक अर्थ प्रश्न करता है। पाठ में अकस्मात होगा पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। देखिए कौन कौन से, दफ्तर में सिल्वर बेडिंग पर समहाउ इम्प्रॉपर, स्कूटर की सवारी पर समहाउ इम्प्रॉपर, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। कहानी के अंत में यशोधर के व्यक्तित्व की सारी विशेषता सामने उभर कर आती है। वे जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। ये समहाउ इम्प्रॉपर कहां प्रयोग हुई, इसका हुआ है। अगला है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में
किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? उत्तर देखते हैं। मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुओं का रहा है। ठीक है, किसका रहा है? गुरुओं का रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि सत्य बोलो, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। ठीक है ना। अगला है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप और संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। नए युवक कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपराओं के निर्वाह में विश्वास रखते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्यम वर्गीय पिता विवश है। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती है। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती है। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधित्व करती है। अतः यह कहानी आज लगभग हर परिवार की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी का मूल संवेदना कहेंगी, क्यों और क्यों? पहला है, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल, पीढ़ी अंतराल, पश्चात संस्कृति का प्रभाव। उत्तर देखते हैं इसका। मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर बैटिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उनके पुत्रों में एक पीढ़ी को अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है तो उनके पुत्र व्यवहारवादी हैं। ध्यान रखना, आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं रखते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों के वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने का क्या कारण है? उत्तर देखिए, हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं उन्हें जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। पहला, युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना, युवाओं द्वारा पैदल न चलकर तीव्र गति से चलाने वाले मोटरसाइकिल या स्कूटर का प्रयोग करना। दूसरा हो गया। तीसरा है, लड़कियों द्वारा जीन्स व शर्ट पहनना। चौथा है, लड़के लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना, खड़े होकर भोजन करना, तेज आवाज में संगीत सुनना। बुजुर्ग पीढ़ी इन सभी परिवर्तनों का विरोध करती है। उन्हें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कुछ सुविधाओं को वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं तो कुछ उनकी परंपरा को खत्म कर रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वो सहानुभूति के पात्र नहीं है। दूसरा है, यशोधर बाबू एक तरह का बद्ध है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। अगला है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। उत्तर क्या होगा? यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है कि यशोधर बाबू ने एक तरह के द्वंद्व है। क्या है? एक तरह के द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है
पर पुराना छोड़ता नहीं। द्वंद में पड़े हुए हैं कि वो नया की ओर आकर्षित तो होते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि मेरे बच्चे ही मेरे अच्छे हैं, पर उन्हें पुराना छोड़ता ही नहीं है, वो एकदम कस कर बांधा हुआ है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यद्यपि वो सिद्धांतवादी है तथा व्यवहारिक पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार के इस द्वंद में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। उन्हें कई बार पत्नी और बच्चों का व्यवहार अच्छा लगता है तो कभी अपने सिद्धांत, इस द्वंद के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। उनका दफ्तरी जीवन जहां सिद्धांतवादी है, वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी है। ठीक है ना। दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ये तो रहे पाठ के प्रश्न। अब जो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं वो प्रश्न इधर है। ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या? पहला, नया छोकरा चड्ढा किस प्रकार की धृष्टता करता है? देखिए, चड्ढा असिस्टेंट ग्रेड में आया था। चूंकि वह नौजवान था इसलिए वह पंत बाबू के साथ धृष्टता किया करता था। उनकी उम्र का लिहाज भी वह नहीं करता था। उनकी घड़ी को वह चूनेदानी कहता, कभी उनकी कलाई पकड़ लेता। उसे इस बात का भी जरा भी ख्याल नहीं होता कि पंत बुजुर्ग व्यक्ति है। वह तो अपनी जवानी के जोश में जो कुछ करता उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे यशोधर पंत ने इन बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। वे किसी तरह का विरोध भी नहीं करते थे। अगला है, किशनदा का बुढ़ापा सुखी क्यों नहीं रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे जीवन में भी ये लागू हो सकता है। बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रैंड पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब उनके द्वारा उपकृत लोगों में से एक ने भी उन्हें अपना यहां रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। विचित्र बात यह है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते ही चले गए। अकेलेपन ने उनके अंदर की जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया। समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा। अगला है, पीढ़ी का अंतराल किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है? स्पष्ट करें। पीढ़ी का अंतराल आने से हम विचार नहीं बदल मिलते। युवा लोग पुराने विचारों को ढकोसला, मात्र परंपरा और धकिया नूसी मानते हैं। वे तो पुराने विचारों को पूरी तरह त्याग देते हैं। इसलिए पुराने विचार रखने वाले और कहने वाले उन्हें फालतू आदमी लगते हैं। ठीक है ना। विचारों को इस मतभेद ने मध्यम वर्गीय जीवन को बहुत प्रभावित किया है। मध्यम वर्गीय परिवार आज संयुक्त परिवार प्रथा को भूल चुके हैं, क्योंकि विचारों का मतभेद वहां भी है। यशोधर पंत का जीवन इसी पीढ़ी अंतराल ने प्रभावित किया है। अपने बच्चों के विचारों को वे अपना नहीं सकते और अपने विचारों को वो छोड़ नहीं सकते। अपनाने और छोड़ने की इसी दुविधा भरी स्थिति में यशोधर बाबू सपरिवार होते हुए भी स्वयं को अकेला पाते हैं। अगला है, आज पारिवारिक संबंध आर्थिक संबंधों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। स्पष्ट करें। विज्ञान के इस युग में आज संबंधों का मानक आर्थिक स्थिति बन गई है। केवल परिवार पर नहीं, ये सब पर लागू होता है। ठीक है ना। आज पारिवारिक संबंध तभी सह सकते रहते हैं जब तक आर्थिक स्थिति बेहतर हो, वैसा हो। यशोधर पंत की पारिवारिक स्थिति इसी अर्थ पर निर्भर करती है। बच्चे चाहते हैं कि पिता किसी न किसी ढंग से ऊपरी कमाई करें और उनका जीवन सुखी बनाए, लेकिन सिद्धांतवादी पंत ने ऐसा कभी सोचा है भी नहीं। और तो और अपने कोटे का निर्धारित फ्लैट भी उन्होंने नहीं लिया। इन सभी बातों से उनके बच्चे सदा उनसे खिन्न रहे। यद्यप बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपए मासिक की नौकरी करता है तथा पिता और पुत्र के बीच की वैचारिक खाई बनाने में पैसे
की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं ना कहीं पैसा ही इन संबंधों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गीता की महिमा सुनते सुनते जनार्दन शब्द सुनते ही यशोधर पंत क्या सोचने लगे। ठीक है ना। जनार्दन वो अपने जीजा को याद करते हैं। देखते हैं, गीता की महिमा सुनते सुनते अचानक यशोधर पंत के कानों में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। यह सुनते ही उन्होंने अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उन्हें यह याद कि परसों ही चिट्ठी आई है कि उनके जीजा जी बीमार हैं, वही अहमदाबाद में रहते हैं। ऐसे समय में उनका हाल चाल जानने के लिए अहमदाबाद जाना ही होगा। यशोधर पंत एक मिलनसार व्यक्ति हैं। हर किसी के सुख दुख में वो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पत्नी और बच्चों का तो यह मानना है कि पुराने रिश्तों के प्रति लगाव रखना मूर्खता है, क्योंकि उन्हें निभाने के लिए समय और पैसा दोनों की हानि होती है। अपने जीजा जनार्दन जोशी का हाल चाल जानने के लिए वो अहमदाबाद जाने के उतावले हैं। जब बड़ा बेटा उन्हें पैसे देने से मना कर देता है, तब वो उधार लेकर पैसा अहमदाबाद जाने का निर्णय करते हैं। ठीक है ना। अगला है, यशोधर पंत के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, केवल वर्तमान के बारे में ही चिंता की क्यों। सिद्धांतवादी लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं, उन्हें भविष्य की कोई फिक्र नहीं होती। वे तो इस वर्तमान को ही सब कुछ मानते हैं। यशोधर पंत भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की इस आग्रह को कई बार ठुकराया कि कोई मकान मोल क्यों ना ले लिया जाए। रिटायर होने के बाद तो सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बात को यशोधर पंत ने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। सदा यही कहते रहे कि जो होगा देखा जाएगा। यशोधर बाबू ने तो किशनदा की इस बात को गांठ में बांध लिया कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, समझदार लोग उसमें रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जीन वाले यशोधर पंत भविष्य की चिंता करता। जीने वाले यहां पर होगा, जीने वाले यशोधर पंत भविष्य की चिंता करते भी तो क्यों। ठीक है ना। अगला है, यशोधर बाबू किशनदा की किन परंपराओं से अभी तक निभा रहे हैं। किन परंपराओं का। यशोधर बाबू किशनदा के भक्त हैं। वे उनके विचारों का अनुसरण करते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, उन्होंने कभी मकान नहीं लिया, क्योंकि किशनदा ने कहा कि मूर्ख मकान बनाते समझदार उसमें रहते हैं। दूसरा, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्हें हर नई चीज में कमी नजर आती है। वो किशनदा की इस बात को मानते हैं कि जवानी में व्यक्ति गलतियां करता है, परंतु बाद में समझदार हो जाता है। वे जन्नों पुण्य के दिन सब कुमाइनों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाते थे, होली गवाते थे और रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देते थे। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की घर के लोगों से किस किस बात पर नहीं बनती। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू की अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यप समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। वह कहते हैं कि 1,500 रुपए तो हमें अब रिटायर के पास पहुंचने पर मिला। शुरू में ही 1,500 रुपए देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पिंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू की इस लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए
स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो सपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ पहुंचती नहीं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा देख लीजिए। यशोधर बाबू की घर के ये तो हो गया। यशोधर बाबू की पत्नी ने मॉडर्न बनने के पीछे क्या तर्क दिए? यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है। जिस समय उनकी शादी हुई तो यशोधर बाबू के साथ गांव में आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार के में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले इस दौर में पत्नी हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी मानना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम उनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाएं, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंक ढकोसला हो नहीं सकता। ठीक है, ये अगला लास्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यशोधर पंत की 3 चारित्रिक विशेषताएं। अब इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। यशोधर बाबू के स्वभाव को सिल्वर वेंडिंग पाठ के आधार पर बताइए। सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं को प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बन चुका है कई बार। ठीक है ना। यशोधर पंत की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिएगा इसको, आईएमपी। ठीक है ना। यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन अफसर हैं। वह पहाड़ से दिल्ली आए थे और यहां किशनदा के घर रहे। उनका यशोधर पर असर पड़ा। यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है भौतिक सुख के विरोधी। भौतिक यहां पे क्या हो जाएगा, सुख के विरोधी। यशोधर भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वो पैदल चलते थे या साइकिल पर चलते थे। केक काटना, काले बाल करना, मेकअप, धन संग्रह आदि पसंद नहीं था। दूसरी विशेषता है असंतुष्ट पिता। दूसरी क्या है, असंतुष्ट पिता। यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता भी थे। अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं थे। बेटी के पहनावे को भी कभी सही नहीं मानते थे। उन्हें बच्चों के प्रति प्रगति से भी ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नजर आता है। तीसरी विशेषता है परंपरावादी। यशोधर परंपरा का निर्वाह करते थे। उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में आनंद आता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे। वे रामलीला आदि का आयोजन करवाते थे। अपरिवर्तनशील यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़वादी थे। उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रहता था। वे सेक्शन अफसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। तो ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, सिल्वर वेंडिंग के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब न करो तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।